हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लास्ट ईयर का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे होगी, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे, मतलब क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी चीजें साथ के साथ जो मार्किंग होती है और एग्जाम का पैटर्न होता है वो आपको इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के नजरिए से, तो एग्जाम के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए ये वीडियो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए होंगे, ए और बी ऐसे या और के ऑप्शन के साथ, तो आपको केवल एक अटेम्प्ट करने को कहा गया है। पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड टुगेदर, अगर आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, अगर जैसे हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 का ले लेते हैं उदाहरण, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी दिए गए हैं और के ऑप्शन के साथ सी और डी दिए गए, तो चाहे तो आप ये दो अटेम्प्ट करिए एक बार में, चाहे तो आप ये दो अटेम्प्ट करिए। ठीक है, एक तो ये कंफर्म हो जाता है। दूसरा, अगर आपने ए को अटेम्प्ट करा है तो आपको बी को उसके बाद ही अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए अभी कर लिया और 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आप चले गए आगे और आपने बी को फिर वहां अटेम्प्ट करा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाती है। और आखिर में सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, तो ये हो जाता है आपका सिंपल सा, आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पेपर के बारे में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, हम इनको कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पहला क्वेश्चन ए वाले में पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिप्रेजेंट इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन, मतलब किन लोगों के बीच में, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो पूरा का पूरा इंटरेक्शन है, मतलब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सब दिखाया जाता है या दिखता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के माध्यम से, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसे रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट के साथ ही, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज डेवलप्ड its concept based on contribution from many disciplines। कमेंट करना है आपको इस पे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज डेवलप्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ने क्या करा, डेवलप कर चुका है इट्स कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन्स। ठीक है, मैनी डिसिप्लिन से वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप कर चुका है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन आपको अपने शब्दों में देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी हो जाते हैं, चाहे तो आप ऊपर वाले अटेम्प्ट करिए, चाहे तो आप नीचे वाले अटेम्प्ट करिए। अब हम बात करते हैं सी की, तो यहाँ पे सी में पूछा गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर of organizational behavior, also discuss the determinants of organizational behavior। ठीक, एक्सप्लेन करना है आपको किसको, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर, कॉन्सेप्ट और नेचर दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, किस चीज के, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। पहले आप कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पूरा विद एक्सप्लेनेशन, एंड देन आप इसको आगे बताएंगे नेचर। ठीक है, नेचर इसके बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में ही ऑल्सो डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो डिटरमिनेंट्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। डी की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग disciplines disciplines to be field of organizational behavior। OB मतलब organizational behavior। List their contribution at the individual, group और organizational level पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे contribution के बारे में भी बात करनी है, disciplines of the field of organizational behavior। organizational behavior में जो contribution है लोगों का अलग अलग, वो भी explain करना है। ठीक है, और list करना है आपको कि उन्होंने क्या contribution करता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल, किसी कंपनी में कोई इंडिविजुअल क्या contribution करता है, कोई ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या कंट्रीब्यूशन करता है, या फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कंट्रीब्यूट करती है, इसके बारे में आपको एक लिस्ट जो है तैयार करनी है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम देखें तो ए में आपसे पूछा गया, व्हाट इज परसेप्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस। ठीक है, ये आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना। हाउ डज इट हेल्प शेपिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल और रीइंफोर्समेंट। ठीक है,
जो है वो किस प्रकार से लोगों के बिहेवियर को शेप करने में, मतलब सही तरीके से लाने में मदद करता है, ये बताना है। और एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजीज, ये भी आपको बताना है। पॉजिटिव कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, नेगेटिव कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं रीइंफोर्समेंट में, ये आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो ए और बी हो जाते हैं। अब और वाले को अगर आप देखें तो सी में आपसे पूछा गया व्हाट इज पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, पहले तो आप पर्सनैलिटी क्या होता है ये बताएंगे, और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी आप बताएंगे। डी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स क्या है एटीट्यूड्स के, ये हाउ इज एन एटीट्यूड फॉर्म, और जो एटीट्यूड है वो फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो फॉर्म कैसे होता है, मतलब बंदा कैसे लोग होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ए में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ जोहर विंडो, हाउ कैन इट हेल्प इन इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, जौहरी विंडो जो है, जौहरी विंडो, क्वाड्रेंट्स ऑफ जौहरी विंडो आपको 4 बताने हैं। उसके साथ साथ ये किस प्रकार से इंप्रूव करती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। ठीक है, ये भी आपको बताना है। सी बी में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले में आपसे पूछा गया क्रिटिकली एग्जामाइन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड कंपेयर इट विद मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो थ्योरीज रिलेटेड चीजें पूछी गई है कि हर्जबर्ग्स की जो दो फैक्टर की थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके साथ साथ उसको कंपेयर करना है किससे, मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी से, ये आपको बताना है। तो ए और बी हो जाता है। सी और डी को अगर हम देखें और वाले ऑप्शन में जो आपको देखने को मिलते हैं, व्हाट आर कॉमन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉमन बैरियर्स हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को कम्युनिकेशन करते टाइम देखने को मिलेंगे, हाउ दे कैन बी ओवरकम। जो बैरियर हैं हम लोग उनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। डी में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन McGregor's theory X and Y. How is theory Y is improvement over the traditional view that can motivate employee by paying them more money. मैकग्रेगर की जो आप कह सकते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हाउ इज थ्योरी वाई, जो थ्योरी वाई है, एन इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल व्यू, जो पुराने ट्रेडिशनल व्यू थे उसके ऊपर थ्योरी वाई जो है किस प्रकार से एक इम्प्रूवमेंट साबित होती है। ठीक है, ये आपको बताना है। दैट यू कैन मोटिवेट एम्प्लॉय, जो ट्रेडिशनल व्यू है, दैट यू कैन मोटिवेट एम्प्लॉय, कि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो उनको थोड़ा ज्यादा पैसे देके काम अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो इसका इंप्रूवमेंट जो थ्योरी वाई है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम देखें तो ए में आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन अंडर विच ईच स्टाइल इज यूजफुल, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल के जो आप कह सकते हैं कि लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईच से और हर एक सिचुएशन में वो किस प्रकार से यूजफुल हो सकते हैं, मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं लोगों के लिए या टीम के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल को आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो बी में आपसे पूछा गया व्हाई आर ग्रुप फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ग्रुप कोहेंसिव कोहेंसिव। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्यों फॉर्म किया जाता है आपको ये बताना है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू ग्रुप कोहेंसिव। ठीक है, ग्रुप को कोहेंसिव करने में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। सी अगर हम बात करें और वाले ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है तो डिस्क्राइब Managerless grid, how it can be used to implementing training in leadership, ये आपको बताना है। डी में आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, डिस्कस द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनफॉर्मल ग्रुप्स। आपको ग्रुप डायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताना है और उन प्रॉब्लम्स को भी बताना है जो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि क्रिएट होती हैं जब जब इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं। आपको पता होगा फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स जहाँ पे आप सभी लोग फॉर्मली बात करते हो, आपके बॉस होते हैं या फिर आप कह सकते हैं आपके कॉलीग्स हो गए, ठीक है, आपके सुपीरियर्स हो गए। इनफॉर्मल ग्रुप्स में आप कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड जो हो गई, तो वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ग्रुप्स के बनने से वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आप देखें तो ए में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे टॉपिक दिया है, मतलब राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 6 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से आपको कोई भी 3 टॉपिक जो है उनके ऊपर जो है
शॉर्ट नोट या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेमेंट्री नोट्स जो होते हैं वो लिखने हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, पोटेंशियल सक्सेस, पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हो जाता है। फिर आ जाता है बिग फाइव पर्सनैलिटी टाइप, सिलेक्टिव परसेप्शंस और चेंज मैनेजमेंट। ये हो जाते हैं आपके 6 टॉपिक। 6 में से कोई भी 3 टॉपिक जो भी आपको ठीक लगे उनको आपको एक्सप्लेन करना है। बट यहाँ पे आता है कि ये टॉपिक्स में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको टॉपिक दिए जाएंगे जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटरी नोट्स लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स हो सकता है 6 दिए जाए जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनमें से कोई भी 3 टॉपिक आपको उठा के उनके आंसर लिखने हैं। ये हो जाता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है और केस स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, केस स्टडी ऊपर है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। केस स्टडी का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपसे केस स्टडी रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी प्रिपेयर करके जाना है। केस स्टडी का मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको जो केस दिया जाएगा उसको आपको समझना है, देन उसके रिलेटेड जो आंसर पूछा गया उसको आपको ईजिली एक्सप्लेन करके वहां पे बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के का खा आपको देखने को मिलते हैं, फिर या वाले ऑप्शन में का और घा देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप दो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जिसमें ए और बी आपको ये वाला देखने को मिलता है। सेम क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, या वाले ऑप्शन में आपको आगे के 2 देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें आपको का पूछा गया है। नीचे आएंगे तो आपको खा मिल जाएगा, फिर सी और डी वाले ऑप्शन के साथ और देखने को मिलते हैं, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है जिसमें का और खा पूछा गया है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हम क्वेश्चन को ऑलरेडी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप लोग हिंदी में पढ़ के इन्हें केवल समझ सकते हो। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको इजीली एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जरूर चेक करिएगा, वहां पे आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसका जो आंसर है अपने शब्दों में बनाकर इन इंग्लिश लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका केस स्टडी और ये हो जाता है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें हमने इसको कवर अप किया। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है बीकॉम ऑनर्स 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करिए, आपके लिए हेल्पफुल नोट्स, सॉरी